नमस्कार साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। आज हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है जो कि है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म के बारे में आज स्टडी करेंगे। एन्यूरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, क्या मतलब होता है एन्यूरिज्म का। abnormal dilation of aorta or artery is called aneurysm। क्या मतलब होता है abnormal dilation of aorta और artery। जो आर्टरी है, आर्टरी का या तो अयोटा का क्या हो जाना, abnormal डायलेशन हो जाना, उसे क्या कहेंगे एन्यूरिज्म। नॉर्मल तरीके से अगर बात की जाए तो ये मान लीजिए अपना अयोटा हो गया। मोस्टली अयोटा के कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ये अयोटा है, ये अयोटा है, ये हो गया असेंडिंग अयोटा, ये हो गया आर्च ऑफ अयोटा, ये हो गया डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग अयोटा हो गया, डिसेंडिंग अयोटा। अगर डिसेंडिंग अयोटा की बात की जाए तो ये हो गया थोरेसिस, थोरेसिक अयोटा, और उसके बाद यहां से ये हो गया अब्डोमिनल अयोटा, अब्डोमिनल अयोटा। असेंडिंग आर्च ऑफ, उसके बाद डिसेंडिंग में देखा जाता है थैरोसिस अयोटा, और उसके बाद हो गया अब्डोमिनल अयोटा। अगर आर्टरी की बात करें तो इसमें 3 लेयर होती हैं, यानी कह सकते हैं जो आर्टरी है, ये मान लीजिए आर्टरी है, आर्टरी की अगर लेयर की बात करें तो इसमें 3 लेयर पे आ जाती है। जो ऊपर वाली होती है उसे कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, अब बीच वाली हो गई ट्यूनिका मीडिया, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है इसे कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। और ये तो लेयर की बात हो गई। और जो यहां पर अयोटा है, अयोटा का यहां पर अबनॉर्मल तरीके से डायलेट हो जाना, अबनॉर्मल तरीके से कहीं पर भी अयोटा में, आर्टरी में कहीं पर भी अबनॉर्मल तरीके से डायलेशन हो जाना, यानी अयोटा की जो वाल है, वाल का अबनॉर्मल तरीके से डायलेट हो जाना क्या कहलाता है, एन्यूरिज्म कहलाता है। अगर इसकी बात करें तो यहां पर हमने देखा कि 3 लेयर पाई जाती हैं। तीनों में से जो सबसे ज्यादा या अफेक्ट होने वाली जो लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका मीडिया। क्यों? क्योंकि डायलेशन या कॉन्स्ट्रिक्शन का काम किसका है, ट्यूनिका मीडिया का। यहीं पर नर्व एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग के माध्यम से जो वेसल्स है, वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन होता है। दूसरी बात, जो ब्लड की सप्लाई होती है, अयोटा की बात करें तो अयोटा को सप्लाई करने वाली एक वेसल्स होती है जिसका नाम है वासा, वासा वैसोरम। ये एक आर्टरी का नाम है जो कि अपने अयोटा को सप्लाई करती है, और दूसरी बात इंफीरियर वेना कावा को सप्लाई करती है। तो ये वासा वैसोरम वेसल्स का नाम है, आर्टरी का नाम है, जो कि सप्लाई करती है अयोटा को। अयोटा में भी मोस्टली किसको सप्लाई करती है, ट्यूनिका मीडिया को भी। यहां पर सप्लाई ज्यादा होती है। दूसरी बात करें, यहां पर नर्व एंडिंग की ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाली लेयर भी ट्यूनिका मीडिया है। क्यों? क्योंकि यहां पर नर्व एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग के माध्यम से आर्टरी का डायलेशन या कॉन्स्ट्रिक्शन होना पॉसिबल है। अब यहां पर मानकर चलें ये अपनी रीनल आर्टरी, यहां से क्या निकली, रीनल आर्टरी निकली, रीनल आर्टरी यानी अयोटा से क्या निकली, यहां से बहुत सारी ब्रांच निकली हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक में आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सुप्रारीनल आर्टरी और रीनल आर्टरी, गोनाडियल आर्टरी, बहुत सारी आर्टरी यहां से अगर बात करें अब्डोमिनल अयोटा से निकली। अब्डोमिनल अयोटा से एक एग्जांपल के तौर पर यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी में अगर हम बात करें कि ये क्यों हुआ,
इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हमारा एन्यूरिज्म हुआ, ये डायलेट क्यों हुआ, ये जो डायलेशन है इसी को हम बोल रहे हैं एन्यूरिज्म। ये एन्यूरिज्म क्यों हुआ इसके बारे में अगर बात करें, मान लीजिए ये रीनल आर्टरी है, अगर रीनल आर्टरी के अंदर अगर यहां पर अथीरोस्क्लेरोसिस हो गया, अथीरोस्क्लेरोसिस हो गया, अथीरोस्क्लेरोसिस हो गया तो क्या अच्छे से ब्लड यहां से जा पाएगा? मान लीजिए जो कार्डियक आउटपुट था वो 5 लीटर था, 5 लीटर था, यहां से हार्ट से निकला, लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से 5 लीटर कार्डियक आउटपुट निकला, 5 लीटर तो चला आएगा, लेकिन क्या आप ये बताएं कि जितना इसको चाहिए था वो सबको जितना जितना आवश्यकता होती है हर ऑर्गन को भेजती है, यानी जितनी भी यहां से वेसल्स निकली हुई हैं, ब्रांचेज निकली हुई हैं, जितना जिसको चाहिए, जितना जिस ऑर्गन के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है उतना जाता है। अगर मान लीजिए किसी एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच के अंदर अथीरोस्क्लेरोसिस हो गया तो क्या आप बताएं 5 लीटर जो ब्लड आया था वो क्या सभी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अथीरोस्क्लेरोसिस हुआ है। अगर अथीरोस्क्लेरोसिस हुआ है तो मान लीजिए यहां पर पूरा ब्लड नहीं आ पाएगा या सारी वेसल्स में नहीं जा पाएगा, तो क्या यहां पर बताएं आप, यहां पर जो ब्लड है, यहां पर जो ब्लड है, ब्लड का कंपोनेंट्स यहां पर इकट्ठा होगा। जब ब्लड इकट्ठा होगा तो इस वेसल्स पर, यानी अयोटा की जो वेसल्स है इस पर दबाव पड़ेगा। जब दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, इसका अबनॉर्मल तरीके से डायलेट हो जाएगा, इस पर प्रेशर लगेगा, प्रेशर के कारण, क्योंकि आगे ब्लड नहीं जा पा रहा है, क्योंकि बहुत सकरा है, पीआर बढ़ गया है। अगर इसकी बात करें तो पीआर बढ़ गया है, पेरिफेरल रेसिस्टेंट बढ़ गया है, आगे बहुत सकरा हो गया, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर नैरो हो गया है, अथीरोस्क्लेरोसिस बन गया है। अगर इसकी बात करें तो रीनल अथीरोस्क्लेरोसिस, रीनल आर्टरी अथीरोस्क्लेरोसिस हो गया है। तो यहां पर अगर एक की बात करना है, यहां पर ऐसे एक में हो गया, अगर 2-4 और ब्रांच में हो गया तो क्या आप बताएं यहां पर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब यहां पर प्रेशर बढ़ेगा तो जो इसकी वाल है, वाल पर प्रेशर बढ़ेगा। जब वाल पर प्रेशर बढ़ेगा तो अबनॉर्मल बैलून शेप, अगर इसकी बात करें बैलून शेप, बैलून शेप्ड यहां पर एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक अबनॉर्मल तरीके से डायलेट हो जाएगी आर्टरी या अयोटा। तो यहां हम क्या कह रहे हैं, एन्यूरिज्म कह रहे हैं। तो पहला कारण हमने देख लिया क्या है, अथीरोस्क्लेरोसिस। दूसरी बात करते हैं, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाला ब्लड की अमाउंट या कार्डियक आउटपुट की ज्यादा है। दूसरी बात करें अगर हाइपरटेंशन हो, हाइपरटेंशन में कैसे, ये तो नॉर्मल अपना ब्लड जो आयोटा से निकल रहा था, कहने का मतलब जो कार्डियक आउटपुट था अपना 5 लीटर नॉर्मल था, लेकिन यहां पर रीजन क्या था, एन्यूरिज्म होने का कारण क्या था, यहां पर आगे जो वेसल्स हैं, वेसल्स में किसी ना किसी प्रकार का अवरोध आ गया था। अगर बात करें यहां पर अथीरोस्क्लेरोसिस हो गया था, अथीरोस्क्लेरोसिस के कारण आगे ब्लड नहीं जा रहा था, तो उसके पीछे वाली आर्टरी या आयोटा के अंदर प्रेशर लग रहा था। जब प्रेशर लग रहा था उस कारण ये बैलून शेप स्ट्रक्चर बन गई, जिसे हम एन्यूरिज्म बोल रहे हैं। दूसरी बात करते हैं, अगर कार्डियक आउटपुट या हाइपरटेंशन, एट द कंडीशन ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में क्या होगा, जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट यहां 5 लीटर था, यहां पर हो जाएगा बढ़ करके 5 का 6 लीटर हो जाएगा, 7 लीटर हो जाएगा, 6 लीटर या 7 लीटर कार्डियक आउटपुट हो गया। अब जब कार्डियक आउटपुट बढ़ गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आने वाला ब्लड ज्यादा है। अगर आने वाला ब्लड है और किसी भी हर वेसल्स की कुछ क्षमता होती है कि इतना ब्लड ले जा सकती है, कोई 5%, 2%, 1%, जो भी क्षमता होती है। अगर नॉर्मल से ज्यादा कार्डियक आउटपुट आ रहा है तो क्या सबकी उतनी कैपेसिटी होगी कि आगे ले जा पाए? जब नहीं ले जा पाएगी तो आगे क्या होगा, यहां पर उसके पीछे वाली वेन में अगर मान लीजिए यहां पर क्या होगा, अवरोध होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर इकट्ठा होगा ब्लड का। जब यहां पर ब्लड इकट्ठा होगा तो क्या होगा, इसका अबनॉर्मल तरीके से डायरेक्ट हो जाना। तो हम यहां पर अगर कारण की बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं, हमने देखा abnormal डायलेशन ऑफ आयोटा और आर्टरी इज नोन एज एन्यूरिज्म। दूसरी बात करते हैं, सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाली जो अपनी वेसल्स की वाल होती है, उसमें तीनों में बात की जाए तो ट्यूनिका मीडिया होती है। क्यों होती है इसके बारे में डिस्कस कर लिया, और इसके जो सबसे बड़े कॉज हैं, एन्यूरिज्म करने के सबसे बड़े जो कारण हैं उसके बारे में हमने चर्चा कर ली कि पहला होता है अथीरोस्क्लेरोसिस, दूसरा होता है अपना हाइपरटेंशन।
कॉज। कॉज में हमने देखा सबसे पहले अथीरोस्क्लेरोसिस, अथीरोस्क्लेरोसिस। ये अगर लिखें तो मोस्ट कॉमन कॉज है, और ये 80% कारण है, 80% इसका कारण, यानी एन्युरिज्म होने के 80% जो कारण है वो है अथीरोस्क्लेरोसिस। दूसरी बात करते हैं, हमने इसके दूसरे में बात की थी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कितने, अगर बात करते 20% कारण हाइपरटेंशन है, और 80% मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, अथीरोस्क्लेरोसिस। अगर रिस्क फैक्टर की बात करें, रिस्क फैक्टर, जितनी भी कार्डियक की डिसीज यहां पर बताई गई थी उसमें जितने भी मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर थे, या जितने भी वहां पर रिस्क फैक्टर हमने बताया था, जैसे अगर यहां पर बात करें एडवांस एज में क्यों होगा, यहां पर बात करें तो इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। यहां पर जो वेसल्स की इलास्टिसिटी है, वेन की आर्टरी की इलास्टिसिटी है, वो खत्म हो जाती है। अगर खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, जो पर्टिकुलर डायलेशन की क्षमता है क्या हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। जब डायलेशन की क्षमता है अगर नहीं हो पाएगी किसी कारणवश, उसमें हाइपरटेंशन, या अगर बात करें तो जो एडवांस है उसमें हाइपरटेंशन होने की संभावना ज्यादा होती है। ये रिस्क फैक्टर नहीं, ये कारण नहीं है, होने की संभावना इसमें भी। तो एट द टाइम ऑफ हाइपरटेंशन क्या एन्युरिज्म नहीं हो सकता, यहां पर हमने देखा हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा कारण है एन्युरिज्म होने का। तो एडवांस एज में हाइपरटेंशन हो सकता है, और हाइपरटेंशन होने की वजह से एन्युरिज्म हो सकता है। तो ये कह सकते हैं यहां पर एडवांस एज क्या है, रिस्क फैक्टर। दूसरी बात करें, मेल आर मोर प्रोन, जो मेल होते हैं, मेल में संभावना ज्यादा होती है देन फीमेल। क्यों? हमने देखा है कि फीमेल में हार्मोन्स होते हैं जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अगर इसकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस में बात कर ली थी। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो फीमेल हार्मोन्स हैं, इनका काम अगर देखा जाए तो हार्ट के ऊपर क्या होता है, तो इसके ऊपर होता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है। अगर बात करें एलडीएल और एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जो हाई यानी जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, इसका लेवल तो बढ़ाते हैं, कहने का और बढ़ाने का मतलब होता है ये इसमें एलडीएल की मात्रा इसमें बढ़ा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, अथीरोस्क्लेरोसिस। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, अपने वेसल्स से ले जाकर के ब्लड वेसल्स से कोलेस्ट्रॉल लेवल को ले जाकर के हार्ट में छोड़ता है। ये एलडीएल का काम होता है। एचडीएल क्या होता है, ये वेसल्स में जमा रहता है। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो क्या होता है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, ये मोस्टली वेसल्स से ले जाकर के, यानी कोलेस्ट्रॉल वेसल्स से ले जाकर के अपने किसके अंदर जमा कराते हैं, ये अपने लिवर के अंदर ये जमा कराते हैं। तो हमने देखा ये बहुत एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को, इट हेल्प्स इन द लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करने में मदद करते हैं। अगर ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेंगे तो अथीरोस्क्लेरोसिस नहीं बनेगा। जब अथीरोस्क्लेरोसिस नहीं बनेगा तो अपना एन्युरिज्म होने के चांस नहीं रहेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि इसमें भी रिस्क, मेल में ज्यादा रिस्क होती है देन फीमेल। अगर नेक्स्ट बात करें तो यहां पर नेक्स्ट की बात करें तो यहां पर होगा हाई फैटी डाइट या फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी है तो होने के चांस या रिस्क रहते हैं। दूसरी बात करते हैं यहां पर हाई फैटी डाइट। जो पेशेंट या जो व्यक्ति हाई फैटी डाइट को ज्यादा कंज्यूम करता है उसमें एन्युरिज्म के चांस ज्यादा है, क्योंकि वहां पर
अथीरोस्क्लेरोसिस और हाइपरटेंशन दोनों के चांस रहेंगे। अगर दोनों के चांस रहेंगे तो ये क्या कॉज करेंगे? एनेरिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस में क्यों होगा? डायबिटीज मेलाइटस की बात की जाए तो इसमें कोलेस्ट्रॉल यानी डायबिटीज पेशेंट वाले में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा तो क्या कॉज करेगा? अपना एनेरिज्म। यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा तो अथीरोस्क्लेरोसिस हाइपरटेंशन का कारण बनेगा। जब ये दोनों कारण होंगे तो क्या बनेगा? एनेरिज्म बनेगा। तो ये अपने हो गए कुछ रिस्क फैक्टर, कुछ रिस्क फैक्टर हो गए जिसकी वजह से भी होने के चांस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट बात की जाए इसके टाइप की। टाइप अगर इसकी टाइप की बात की जाए तो सबसे पहले थोरेसिक आयोटिक एन्यूरिज्म, दूसरे की बात की जाए तो यहां पर होता है अब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म। नेक्स्ट भी बात की जाए तो यहां पर होता है कैरोटिड आर्टरी एन्यूरिज्म। ये अपना क्या हो गया? अगर इसकी बात की जाए तो ये होता है थैरोसिस आयोटिक एन्यूरिज्म। यहां पर अगर थोरेसिस आयोटा के अंदर अगर अबनॉर्मल डायलेशन होता है, यहां पर अगर अबनॉर्मल डायलेशन होता है तो इसे क्या कहेंगे? थोरेसिस आयोटिक एन्यूरिज्म। अगर यही एन्यूरिज्म कहां बनता है? अगर अब्डोमिनल आयोटा के अंदर बनता है तो इसे क्या कहेंगे? आयोटिक या अब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म। अगर ये मान लीजिए इसके ऊपर थैरोसिस कैविटी है और इसके नीचे अब्डोमिनल कैविटी है। अगर थैरोसिस कैविटी या थैरोसिस आयोटा के अंदर अगर एन्यूरिज्म हुआ है तो उसे कहेंगे थैरोसिस आयोटिक एन्यूरिज्म। अगर वही एन्यूरिज्म अब्डोमिनल कैविटी के अंदर अब्डोमिनल आयोटा में हुआ है तो उसे क्या कहेंगे हम? आयोटिक एन्यूरिज्म, अब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म। अगर इसकी बात करें यानी अब्डोमिनल की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज्यादा होने वाला 60 से 70% होने वाला जो होता है वो है अब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म। नेक्स्ट बात करें लगभग 20 से 30% होने के चांस थोरेसिस के में है और 10% चांस होने के होते हैं कैरोटिड आर्टरी एन्यूरिज्म। अगर इसकी बात करें सबसे पहले जो अब्डोमिनल आयोटा का जो एन्यूरिज्म है, अगर इसकी बात करें तो इसमें इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे? अगर इसकी साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, ये तो अपने टाइप हो गए, मैंने बात किया। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ आयोटा इन थैरोसिस आयोटा, अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ आयोटा इन थैरोसिस इज नोन एज थैरोसिक आयोटिक एन्यूरिज्म। दूसरी बात करें अब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म में अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ अब्डोमिनल आयोटा, किसी भी तरह कह सकते हैं अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ अब्डोमिनल आयोटा इज नोन एज अब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म। अगर इसकी बात करें तो अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी इज नोन एज कैरोटिड आर्टरी एन्यूरिज्म। तीनों की डेफिनेशन की बात हो गई, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थोरेसिक आयोटिक एन्यूरिज्म। यहां पर डेफिनेशन देख ली थैरोसिस आयोटिक एन्यूरिज्म की। दूसरी बात करते हैं इसमें कारण क्या है? कारण हमने पिछले में पढ़ लिया था यानी अभी पढ़ लिया, हाइपरटेंशन, अथीरोस्क्लेरोसिस। और दूसरी बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर बात करते हैं, फैमिली हिस्ट्री या इन फीमेल ज्यादा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांस एज, हाई फैटी डाइट, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज मेलाइटस, ये सारे इसके कारण है। यानी कॉज पढ़ लिया, कॉज
कॉज, डन, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरी बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद इसके बारे में बात करें तो क्या होगा, अगर थोरेसिस अयोटा में अगर डायलेशन, अबनॉर्मल डायलेशन हुआ है, अगर थोरेसिस अयोटा में अगर अबनॉर्मल तरीके से डायलेशन हुआ है तो क्या कहीं ना कहीं, अगर इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं ये लंग से इंटरफेयर करेंगी, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से इंटरफेयर करेंगी। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम से इंटरफेयर करेंगी तो रेस्पिरेटरी संबंधित जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो आएंगे। इसकी बात करते हैं, इसमें क्या क्या आएंगे मोस्टली, इसमें आ सकते हैं डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लंग्स के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं तो उसमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट बात की टेकिपनिया, साइनोसिस, मार्क्ड रेस्पिरेटरी एफर्ट। अगर इसकी कंप्लीट तरीके से बात की जाए, ये क्या है, और उसके बाद एक और देखना होगा कफिंग, कहीं ना कहीं ये किसके साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर इसके बात की जाए एक लाइन में तो इसका हो सकता है रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी। रेस्पिरेटरी संबंधित जितने भी साइन एंड सिम्टम्स आएंगे वो ये हैं, ये कहीं ना कहीं इंटरफेयर रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ करेंगी तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगी, साइनोसिस हो जाएगा क्योंकि अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा, तो फर्दर जो अपने बॉडी सेल है उसमें अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, साइनोसिस हो सकता है। मार्क्ड रेस्पिरेटरी एफर्ट, पेशेंट ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने का प्रयास करेगा। उसके बाद कफिंग भी हो सकती है इसके अंदर। उसके बाद अगर बात की जाए सबको मिलाकर तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी पेशेंट को होने वाली, यहां पर ये हो गया इसके बारे में। डायग्नोस्टिक क्या करेंगे, अगर यहां पर हो गया, इसके लिए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कौन कौन से हैं, यहां पर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है एक्सरे, एंजियोग्राफी, और उसके बाद यहां पर कर सकते हैं सीटी स्कैन। तो हमने देखा एक्सरे, एंजियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, ये सारे इसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। अगर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में भी सबसे जो इंफॉर्मेटिव होता है, मोस्ट इंफॉर्मेटिव जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला जो प्रोसीजर है वो होता है सीटी स्कैन। अगर अबनॉर्मल डायलेशन को देखना है यानी एनेरिज्म को अच्छे से विजुलाइज करना है तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंफॉर्मेटिव सबसे ज्यादा कह सकते हैं जो प्रोसीजर होगा, जो डायग्नोस्टिक होगा वो सीटी स्कैन के अंदर सबसे ज्यादा। एक्सरे के अंदर ऐसा 100% पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ अच्छे से किसी भी वेसल्स का डायलेशन अच्छी तरीके से हो ही पाए। एंजियोग्राफी से ही काफी हद तक देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन देने वाला जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है वो है सीटी स्कैन। तो कह सकते हैं सीटी स्कैन के द्वारा सबसे बेहतर तरीके से एनेरिज्म को देखा जा सकता है, तो इसलिए यहां पर मोस्ट इंफॉर्मेटिव लिखा। अगर क्वेश्चन आता है, ऑप्शन चारों होते हैं और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अगर पूछा जाता है सबसे इंफॉर्मेटिव इसमें से एनेरिज्म का कौन सा तरीका है, जिसमें क्या देंगे आंसर, सीटी स्कैन। तो ये हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट में बात की जाए तो इसमें कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो इसके डायलेशन को कम कर सके या खत्म कर सके, लेकिन अगर इसको रप्चर होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रप्चर होने से बचाने के लिए सबसे पहले इसमें जो हाइपरटेंशन हुआ है, हाइपरटेंशन को कम करना है। अगर कारण इसका एनेरिज्म होने का कारण क्या है, अगर हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन को मेंटेन करना सबसे पहले जरूरी है। अगर इसमें खाने की बात करें सबसे पहले इसमें देंगे लो फैट डाइट। नेक्स्ट इसमें देंगे जो हाइपरटेंशन हुआ, हाइपरटेंशन को हम कम करेंगे। हाइपरटेंशन को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स,
बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर, इसमें हम कुछ भी दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर, एटिनोल और प्रोपेनोल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफिडिपाइन, एम्लोडिपाइन, एसी इनहिबिटर, कैप्टोप्रिल, एनाल्प्रिल, इसमें से हम मेडिसिन दे सकते हैं पेशेंट को ताकि उसमें से ताकि उस पेशेंट में हाइपरटेंशन कम हो जाए। हाइपरटेंशन कम होगा तो जिसको रप्चर होने के चांस है वो कम हो जाएंगे। दूसरी बात, ये आगे फर्दर ये डेवलप नहीं करेगा, यानी एनोरिज्म ज्यादा बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट बात करें, सॉरी सर्जिकल मैनेजमेंट में, सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें होता है एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसे कहते हैं एंडोवैस्कुलर ग्राफ्टिंग। मान लीजिए यहां पर डायलेशन हुआ है अब्डोमिनल आयोटा के अंदर, अब्डोमिनल आयोटा के अंदर अगर डायलेशन हुआ तो इसके अंदर एक ग्राफ डाल देते हैं, एक ग्राफ डाल देते हैं और इस ग्राफ डाल करके यहां पर स्टिचिंग कर देते हैं, ग्राफ डाल देते हैं। ग्राफ डालने पर क्या होता है, पर्टिकुलर आने वाला ब्लड इस अंदर वाली ग्राफ्ट के अंदर से बहता हुआ चला जाएगा, जिस पर इस पर प्रेशर नहीं लगेगा और फर्दर ये डेवलप नहीं होगा। तो इसके अंदर एक सर्जिकल तरीके से इसमें क्या डाल देंगे, एक ग्राफ डाल देंगे, उसे हम क्या कह रहे हैं एंडोवैस्कुलर ग्राफ्टिंग। वेसल्स के अंदर एक ट्यूब संरचना नुमा क्या डाल देते हैं, यहां पर ग्राफ डाल देते हैं, जिसे कहते हैं एंडोवैस्कुलर ग्राफ्टिंग करते हैं। ये सर्जिकल प्रोसीजर है। दूसरी बात करें, इसमें सिर्फ एक ही प्रोसीजर है जो होता है एंडोवैस्कुलर ग्राफ्टिंग। इसको इसमें हम इंसर्ट कर देते हैं और एक अच्छी तरीके से इसको मेंटेन करने के लिए ये प्रोसीजर कर देते हैं और इसमें ये रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया थैलोसिस आयोटिक एनेरिज्म के बारे में। नेक्स्ट बात करें यहां पर अब्डोमिनल बारे में बात करें तो अब्डोमिनल में डेफिनेशन हो गई, इट इज अब्डोमिनल आयोटिक एनेरिज्म। अगर इसकी बात करें तो अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ अब्डोमिनल आयोटा इज नोन एज अब्डोमिनल आयोटिक एनेरिज्म। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, अगर कॉज में सेम कॉज है, वही कॉज पूरे हो सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या देखने को मिलेगा, डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है इंडाइजेशन। नेक्स्ट बात करें नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, यानी इसके अंदर यानी अब्डोमिनल के अंदर अगर इसमें अंदर बना हुआ है तो इसमें कौन कौन से यानी अपने जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसमें उसमें देखने को मिलेंगे, जैसे डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, एनोरेक्सिया। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टोलिक ब्रीथ साउंड। आर फेल्ट इन हिज स्टमक, या कह सकते हैं अब्डोमिनल कैविटी। क्या मतलब है, पेशेंट के अगर किसी पेशेंट के अंदर एनेरिज्म हुआ है, अब्डोमिनल आयोटिक एनेरिज्म हुआ है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, असिस्टोलिक ब्रीथ साउंड। कहने का मतलब उसमें ऐसा लगेगा, पेशेंट के अंदर ऐसा लगेगा कि उसका एक जो हार्ट है उसका थैरोसिस केस के अंदर है। दूसरी बात करें तो दूसरा उसके अंदर फील होगा, उस पेशेंट के अंदर फील होगा कि हमारा दूसरा हार्ट किसके अंदर है, एक दूसरा भी हार्ट है जो कि किसके अंदर है, अब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। तो यहां पर सिस्टोलिक ब्रीथ साउंड पेशेंट के अंदर फील होगी, पेशेंट खुद ही बताएगा। ये तो हो गई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं डायग्नोस्टिक। क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक एक्सरे कर सकते हैं, यूएसजी कर सकते हैं, एनजीओ कर सकते हैं, एंजियोग्राफी कर सकते हैं। नेक्स्ट कर सकते हैं इसके अंदर सीटी स्कैन। फिर से सीटी स्कैन जो होगा वो सबसे मोस्ट इंफॉर्मेटिव प्रोसीजर होगा डायग्नोस्टिक का। तो सीटी स्कैन के माध्यम से हम अच्छे से देख सकते हैं। ये तो हो गया अपना डायग्नोस्टिक मेजरमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर मैनेजमेंट।
हमने इसके पहले वाले में देखा था कि वहां पर क्या कर रहे थे, मेडिकल मैनेजमेंट में हम कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ इतना कर रहे थे कि पर्टिकुलर जो उसके डाइट में जो फैट डाइट है, फैट डाइट को, फैटी डाइट को कम करना है, जिससे कि अथीरोस्क्लेरोसिस के चांस कम हो जाएंगे, या हाइपरटेंशन को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन है उसको दे रहे थे। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर लो फैट डाइट या फैटी डाइट। दूसरी बात करते हैं यहां पर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का देंगे, जैसे बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर, इसको देंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर देंगे एंटी कोलेस्ट्रॉल डाइट। कोलेस्ट्रॉल डाइट को कम करने के लिए देंगे यहां पर जैसे एटोरवास्टिन, एटोरवास्टिन, ये मेडिसिन इसके अंदर देंगे, यानी एंटी कोलेस्ट्रॉल डाइट, कोलेस्ट्रॉल डाइट यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। पहली बात तो लो फैटी डाइट, फैट डाइट को हम कम देंगे। नेक्स्ट बात एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का यूज करेंगे, जिससे हाइपरटेंशन कम हो जाए, इस पर लगने वाला प्रेशर कम हो जाए। जब इस पर लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा तो मैं भी इसके फर्दर इसके रप्चर होने के चांस कम रहेंगे, या कॉम्प्लिकेशन, फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने के चांस कम रहेंगे। एटोरवास्टिन कम रहेगा, तो हमने यहां पर देखा था अथीरोस्क्लेरोसिस हो गया था, जिसको खत्म करने के लिए, जिसको कम करने के लिए चांस एटोरवास्टिन दे रहे हैं। यहां पर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें मैनेजमेंट के अंदर, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर बात करें तो यहां पर फिर से वही ग्राफ डालेंगे। इसके पहले हमने देखा था, मान लीजिए ऐसा ग्राफ यहां पर डालना पड़े, थेरोसिस के अंदर डालना पड़े, तो ये होता है थेरोसिस के अंदर हो गया, तो वो प्रोसीजर हो गया। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, अगर एब्डोमिनल के अंदर वो ग्राफ डाल रहे हैं तो वो क्या होगा, वो एब्डोमिनल के अगर प्रॉब्लम है तो वो एब्डोमिनल के अंदर ग्राफ डालेंगे। अगर वो थेरोसिस के अंदर प्रॉब्लम थी तो वही ग्राफ कहां पर डालेंगे, थोरेसिस के अंदर डालेंगे, थोरेसिस अयोटा के अंदर डालेंगे। अगर वही प्रॉब्लम यानी एनर्जी प्रॉब्लम डेवलप हुई है अपनी एब्डोमिनल कैविटी के एब्डोमिनल अयोटा के अंदर, एब्डोमिनल अयोटा में वही हम ग्राफ डालेंगे। तो यहां पर डालें एंडोवैस्कुलर, एंडोवैस्कुलर, एंडोवैस्कुलर ग्राफ्टिंग। एंडोवैस्कुलर ग्राफ्टिंग, यहां पर एंडोवैस्कुलर ग्राफ्टिंग फिर से कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, और सबसे बड़ा जो इसके लिए है वो है रप्चर होने से बचाना। पर्टिकुलर जो एनेरिज्म हुआ है इसको बचाने के लिए, या उसको सबसे पहले बचाना है, उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए पेशेंट के अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उसको बचाने के लिए हम सबसे पहले लो फैट डाइट देंगे, उसके हाइपरटेंशन को कम करेंगे। लेकिन अगर किसी कारण बस अगर वो फट गया यानी रप्चर हो गया, एनेरिज्म रप्चर हो गया, तो क्या होगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा। एट द कंडीशन ऑफ रप्चर्ड, एट द कंडीशन ऑफ रप्चर्ड एनेरिज्म, इसके अंदर कंडीशन, अगर रप्चर वाली कंडीशन अगर एनेरिज्म की हो जाए तो क्या होगा, सबसे पहले सीवियर पेन होगा, यानी पेन, सीवियर पेन। अगर एब्डोमिनल अयोटा का जो एनेरिज्म हुआ है, अगर इसमें रप्चर हो जाए तो क्या होगा, सीवियर पेन। नेक्स्ट टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया होगा, और उसके बाद हाइपरटेंशन। अगर सीवियर पेन होगा, टेकिकार्डिया होगा, नेक्स्ट हाइपरटेंशन। ये बहुत सीवियर कंडीशन है। ऐसी कंडीशन अगर डेवलप हुई तो इसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट कोई नहीं है, सिर्फ सर्जिकल मैनेजमेंट है। उसको ओटी में ले जा करके उसका सिर्फ एक ही प्रोसीजर है, लेप्रोटोमी करके सिर्फ उसका सर्जरी करके उसके अंदर एंडोवैस्कुलर ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर को कर देना है, यानी एंडोवैस्कुलर ग्राफ्टिंग उसके अंदर डाल देना है। उसके पहले कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई सर्जरी नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही है, लेप्रोटोमी करके उसके अंदर क्या डाल देंगे, एंडोवैस्कुलर ग्राफ्ट डाल देंगे। और मेडिकल मैनेजमेंट हमने देखा कि यहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल डाइट, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना है, फैट डाइट को कम लेना है। दूसरी बात एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का यूज करना है। तो ये बात हो गई। और नेक्स्ट होती है अपना कैरोटिड आर्टरी एनेरिज्म। कभी कभी यह बहुत ही कम, ना के बराबर लगभग कैरोटिड एनेरिज्म होता है। अगर कैरोटिड आर्टरी यहां से अगर बात करें तो जो अपना आर्च ऑफ अयोटा यहां से निकलती है कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी के अंदर अगर
किसी अबनॉर्मल तरीके से डायलेशन या बैलून शेप स्ट्रक्चर बन जाती है इसके अंदर, तो वो होता है कैरोटिड एनेरिज्म। तो ये हो गए कैरोट, यानी तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और सारी जानकारी यहां से दे दी। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आया हो तो अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ इसको शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नमस्कार।